हाँ हाँ। मैं कल इंशाल्लाह दोबारा इनको डिटेल में बता दूंगा। आप एक दफ़ा देख लें क्या इसमें गुंजाइश है। ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ दिमाग में रखना, जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो ना, तो किताब की जो लाइन है अल्फाजों को तरजीह देनी है आप। जहाँ पे दो एमसीक्यूज या दो जो आंसर हैं वो आपस में टकरा रहे हो, तो जो वर्डिंग किताब के अंदर लिखी हो आपने उसको तरजीह देनी होती है। तो दिक्कत ये होती है कि किताब हमने अच्छे तरीके से भी की नहीं, उसमें अभी टाइम लग रहा है। डेफिनेटली आप लोगों ने खुद सोचें कि एक बच्चा था जिसने पढ़ के आया था, तो फिर मसले तो होंगे। तो एक दफ़ा आप देखें उसको। अगर खुदा न खासा कल मसला हुआ, तो जो सेकेंडरी डाटा और जो इंटरनल और एक्सटर्नल का मसला है, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस कर लेंगे। खास तौर पे सेकेंडरी और एक्सटर्नल वाला मामला जो या भी इस तरह का, जो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे दोबारा। एक दफ़ा सिर्फ आप चेक कर लें। ले बेटा, याद करें जो लास्ट हमारे डिस्कशन थी मेरे बच्चे, वो डाटा गवर्नेंस का फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया। उसके मेन मेन पॉइंट्स जितना समझ सकें आप समझ लें, बाकी उस लेवल का समझने की जरूरत नहीं होती। बस किताब के अल्फाज थोड़ा बहुत आपको पता हो, ताकि हम इन चीज़ों को याद कर सकें। मैं पहले दिन से आपको एक चीज़ बताता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, ये आपके पूछने पछाने वाला मामला नहीं होगा। इंशाल्लाह बड़ा मुनासिब सा, बड़ा सादा सा पेपर होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा उसको। इस लेवल का नहीं होगा कि अल्लाह माफ़ करे कि आप बड़े ही तंग हों और पास करने के काबिल ना हो। इस तरह का हरगज मामला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप पेपर कर लेंगे। हाँ, ये चीज़ें समझने समझाने के लिए इसलिए, खुदा ना खासा जो थोड़ा बहुत सवाल एक आधा आता है इस तरह का, जरा थोड़ा सा परले लेवल का, तो हमारी उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी हो। ले बेटा, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस देखें मेरे बच्चे, ऑर्गेनाइजेशंस के बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे आप I2B के अंदर डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं। एक हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक टेक्टिकल होता है, एक ऑपरेशनल होता है। आपको याद होगा वो बचपन की बातें, जो हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल हुआ करता था, ये कई सालों पर मुहित मेरे बच्चे प्लानिंग करता है। यानी कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हम कहां पर होंगे, ये डिसाइड करता है हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल। जब ये डिसाइड कर लेता है कि अगले 5-10 सालों में हमने कहां पे होना है, किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाना है, अब वहां तक जाने के लिए जो एक्चुअली ये जो डिसाइड करते हैं, ये जो इनका विजन होता है सादा अल्फाज में, जो देख रहे होते हैं फ्यूचर में अपनी पोजीशन को कि हम फ्यूचर में कहां पे होंगे, और उस लिहाज से ये फैसले करते हैं। इनके विजन को मेरे बच्चे ट्रांसलेट करता है, मान लो कि प्रोसेसेस के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, वो मेरे बच्चे हमारा टेक्निकल लेवल करता है। ये काम ये भी नहीं करते, काम तो तीनों लेवल नहीं करते हकीकत में, ये सिर्फ फैसले करते हैं। ये तीनों मैनेजमेंट के लेवल्स हैं और ये तीनों के तीनों फैसले करते हैं। यानी कि इसने फैसला किया कि अज्यूम कर लो कि हम जो अगले 10 सालों के अंदर सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे सूबे और इवन हम बाहर के मुल्कों में भी अपने जाके ऑपरेशन सेटल करेंगे, अज्यूम कर लो। अब ये इनका विजन है 5-10 सालों के अंदर ये पूरा पाकिस्तान और बाहर के भी कई ममालिक के अंदर अपना सेटअप लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। ये इन्होंने सोचा हुआ है। अब ये कैसे वहां पे पहुंचेंगे मेरे बच्चे, इसके लिए मजीद जो प्लानिंग है वो किसने करनी है, वो टेक्निकल ने करनी है, जो यहाँ पे मैनेजर्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोसेसेस, प्रोसीजर बनाए जाएंगे कि किस तरह हम ये सारी तरक्की हासिल करेंगे, किस तरह ये यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, बाहर भी करेंगे। उसको मेरे बच्चे एक्चुअली जो इन्होंने पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाए होंगे, उसको हकीकत में जो इंप्लीमेंट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमारा ऑपरेशनल लेवल होते हैं। ये भी मैनेजर्स होते हैं मेरे बच्चे, ये भी मैनेजर्स होते हैं। जैसे जो सुपरवाइजर है, इस तरह के लोग हमारे ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं जहां पे फैसला साजी होती है, एक स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटजिक मेरे बच्चे क्या करता है, 5-10 सालों की प्लानिंग करता है, जिनके आगे फ्यूचर की जितनी भी है। और जो टैक्टिकल है, ये मेरे बच्चे कोई 6 महीने से साल, 2 साल, 2 साल भी खैर ज्यादा हो जाएंगे, ये कोई साल तक की प्लानिंग ये हमारा टैक्टिकल लेवल करता है। और डे टू डे और जो वीकली प्लानिंग है वो हमारा ऑपरेशनल लेवल करता है। जैसे अज्यूम कर लो कि स्ट्रेटेजिक लेवल ने डिसाइड किया कि हम अपनी सेल्स को अगले 2 सालों में 50% इंक्रीज करेंगे। ये देख रहे हैं हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल कि अगले 2 सालों के अंदर हम अपनी सेल्स को, जो आज 1 लाख की हो रही है, हम इसको 50% इंक्रीज कर देंगे। मतलब आज से 2 सालों के बाद हमारी जो सेल है वो लाख ही नहीं बल्कि कितने की हुआ करेगी, 1.5 लाख की हुआ करेगी। हमने 50% इसको इंक्रीज कर देना है। अब ये इंक्रीज कैसे करेंगे, ये जब इन्होंने फैसला कर लिया, ये मेरे बच्चे टेक्निकल लेवल के पास आएगा। अब ये इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ये कैसे होना है, इसकी पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोसेसेस, ये सारा ये बताएंगे। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां लगाएंगे। कोई मार्केटिंग वालों की इसमें क्या जिम्मेदारी होगी, इसमें प्रोडक्शन वालों की क्या जिम्मेदारी होगी, इसमें ऑपरेशन वालों की क्या जिम्मेदारी होगी। हर एक डिपार्टमेंट को ये आपस में बांटेंगे चीजों को, जिम्मेदारियों को। और फिर मेरे बच्चे जो जिस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी मिलेगी मैनेजर को, वो उसको जो इंप्लीमेंट करवाएगा, वो आगे जो सुपरवाइजर टाइप के लोग होंगे वो उनसे उसको इंप्लीमेंट करवाएगा। तो इस तरह मेरे बच्चे ये हमारे 3 लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये जनरल बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो डिस्कशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, डाटा की।
यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि अगले 5 सालों में हमने क्या करना है, हमने बाहर इतनी फैक्ट्रियां लगा देनी है। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि अगले इतने सालों में हमने इतनी अपनी जो लेबर टर्नओवर है उसको कम करना है। होता है ना कि कई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं उनको, वो कहते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर हमारी लेबर टर्नओवर सिर्फ 5% रह जाए, जो अभी 50% है, अज्यूम कर लो। इस तरह के इनके टारगेट्स होते हैं। हम इस तरह की बात यहाँ पे डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये सारे का सारा जो हमारा सिलेबस और चैप्टर है वो किसके बारे में, वो डाटा के बारे में। हम लेवल्स ऑफ डाटा गवर्नेंस, ये तीनों लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन किसके लिहाज से, डाटा के लिहाज से। कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो डाटा के बारे में देखो, मैन मनी मटीरियल मशीन्स, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे रिलेटेड यहाँ पे तीनों लेवल्स पे फैसले हो रहे होते हैं। लेकिन इसमें ये चारों जो बातें मैंने की, मैन मनी मटीरियल मशीन्स, इसमें डाटा की कहीं बात नहीं है। इसमें एक और चीज को ऐड करें, मैन मनी मटीरियल मशीन्स और डाटा। तो यहां पे मेरे बच्चे हम सारा डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाटा के बारे में स्ट्रेटेजिक लेवल क्या सोचता है। जैसे अज्यूम कर लो कि स्ट्रेटेजिक लेवल ने सोचा कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, ये फैसला हो गया। हमारा डाटा 20 सालों तक संभाल के रखना है, हमने ताहयात संभाल के रखना है, ये फैसला हो गया। इस फैसले को आगे जो ट्रांसलेट करेगा वो कौन करेगा, वो टेक्निकल लेवल करेगा। भाई डाटा सिक्योर रखना है तो सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त करने हैं, वो किसने करने हैं, वो टेक्निकल लेवल डिसाइड करेगा। फिर जो इन्होंने के डाटा इंक्रिप्ट करना है, फायरवॉल लगानी है, पासवर्ड करने हैं, क्या करना है, सिक्योरिटी जो फिजिकल कंट्रोल क्या लगाने, वो सारे जो एक्चुअली जो इंप्लीमेंट करेगा वो कौन करेगा, वो ऑपरेशनल लेवल करेगा। जिनके हमारे यहाँ पे जो डिस्कशन होने जा रही है वो किसके लिहाज से होने जा रही है, डाटा के लिहाज से। कि तीनों लेवल्स के ऊपर डाटा के बारे में किस तरह फैसले होंगे और किस तरह फैसला होकर उसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसा मान लो कि हमारा टॉप लेवल सोच रहा है कि अगले 5 सालों के अंदर हमारा सेंट्रलाइज्ड एक डाटा सिस्टम होना चाहिए। इनका अभी तो डाटा बिखरा पड़ा है डिपार्टमेंट्स में, हमारे ब्रांचेस के अंदर, बाकी जगहों पे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगले 5 सालों में हमारा सारे का सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। यानी कि एक हमारे पास सिस्टम पड़ा हो, उस सिस्टम में ही सारे का सारा डाटा हमारा आ रहा हो। बड़ी जो कंपनी की ये टॉप मैनेजमेंट है उनके सामने एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड जस्ट एग्जांपल, मेरे सामने ये स्क्रीन है ना, ये डैशबोर्ड ही है। मैं यहीं पे बैठ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख सकूं। ये मैं चाहता हूं कि अगले 5 सालों में इस तरह का मामला हो जाए। जस्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे ही समझा रहा हूं। मेरे पास कोई, मैं सीएफई का डायरेक्टर हूं, मेरे पास किसी बच्चे के वालिदैन आ गए और वालिदैन आके कहते हैं कि सर हमें बच्चों की रिपोर्ट चाहिए। तो अब अज्यूम कर लो कि अब ये बच्चों की जो रिपोर्ट चाहिए, अब मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं कोई ऑपरेशन लेवल का बंदा तो नहीं। हालांकि ये जो रिपोर्ट वगैरह जो भी होगा ये किसके पास पड़ा होगा, ये तो ऑपरेशन लेवल के पास पड़ा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम इस तरह का बन जाए कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो इस सिस्टम को ड्रिल डाउन करके ऑपरेशनल लेवल पे भी जाना चाहे तो जा सके। ये तभी पॉसिबल होगा अगर सारा हमारा डाटा आपस में इंटीग्रेट हो। अब वालिदैन से मैंने पूछा, अच्छा बताएं आपका बच्चा, मान लो कि मेरे सामने लिखा आ रहा होगा कि सीए, ये जो मेरा डैशबोर्ड है इसमें सीए भी लिखा आ रहा है, एसीसी भी लिखा आ रहा है, जो हमारे बाकी कोर्सेज भी लिखे आ रहे हैं। मैंने वालिदैन से पूछा कि अच्छा बताएं आपका बच्चा कौन से कोर्स में है। अब मेरे पास ये डैशबोर्ड है जिसके ऊपर ये बड़ी कलरफुल सी स्क्रीन होगी, जैसे यहाँ पे वो होते हैं, उनके सिस्टम बड़े होते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े से इनके जो बड़ी टॉप मैनेजमेंट होती है, वो सिस्टम बड़ा महंगा होता है। ये करोड़ों अरबों की गेम होती है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं बनता। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताएं आपका बच्चा किस उसमें लेवल किस कोर्स में पढ़ता है। उन्होंने कहा कि सीए। मैंने सीए जब क्लिक किया ना, तो आगे ऑप्शन आ रहे होंगे सीए में, तो पीआरसी, कैफ, सीफएप, एमएसए। अब मैं उनको पूछता हूँ आपका बच्चा किस लेवल में पढ़ता है, पीआरसी का। उन्होंने कहा कि सर कैफ लेवल में। जब मैंने कैफ क्लिक किया होगा ना, तो उसके आगे आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो 8 पेपर है। अब मैंने उनसे पूछा कि सर बताएं आपका बच्चा कौन सा पेपर पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा रिपोर्टिंग पढ़ रहा है। जब मैंने रिपोर्टिंग क्लिक किया होगा तो वहां पे आगे लिखा रहा होगा दो साहब भी पढ़ाते हैं, राणा काश्यप भी पढ़ाता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि सर बताइए आपका बच्चा किस टीचर से पढ़ता है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो पता चलेगा इनके दो दो तीन तीन क्लासेस हैं इस सेम सब्जेक्ट की, किस क्लास में। कहने का मतलब कि इस तरह करके हम चाहते हैं सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम। तो ये हम अगले 5-7 साल में करना चाह रहे हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे हर डिपार्टमेंट अपना डाटा बनाएगा और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके, फलानी एक हमारा प्रोग्रामर या जो भी एनालिस्ट बैठे होंगे उनको शेयर करेगा, वो क्या करेगा, उसका कोई प्रोग्रामिंग बनाएगा। उसके बाद ये ऑपरेशनल लेवल की क्या जिम्मेदारी होगी, ये सारा तय करना है। लो बेटा जरा देखिएगा, 3 लेवल होते हैं वैसे मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक जिसको सादा अल्फाज, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्टली समझाया था कि डाटा ऑनर और स्टीवर्ड ये होता कौन है। जिसके पास डाटा पड़ा हो वो स्टीवर्ड होता है, जो यूज कर रहा हो वो ऑनर है। गोली मारे अभी ये कहेगा कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल है उसको डाटा ऑनर बोल रहे हैं ओवरऑल। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा क्रिएट हो रहा होगा उसको यूज करके फैसला मेनली जो बड़े लेवल पे करना है वो स्ट्रेटेजिक लेवल नहीं करना। लेकिन अज्यूम कर लो बड़ा सारा डाटा, मेरे बच्चे यहाँ पे एक कैशियर बैठा हुआ है, वो डाटा इकट्ठा कर रहा होगा, उसके पास बड़ा डाटा पड़ा होगा, उसको यूज करेगा सुपरवाइजर। ये डाटा स्टीवर्ड और सुपरवाइजर क्या है, ऑनर। अगर देखा जाए
सुपरवाइजर का डाटा यूज करेगा मैनेजर, तो शायद मैनेजर क्या है, ऑनर, और ये सुपरवाइजर क्या है, ये स्टीवर्ड होगा। और मैनेजर्स के पास पड़ा हुआ डाटा ये जाता है रिपोर्ट्स की शक्ल में टॉप मैनेजमेंट के पास, और टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी, फिर वो उसको यूज करेगी, तो मैनेजर उसके लिए क्या है, शायद स्टीवर्ड। तो कहने का मतलब उस लिहाज से भी आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। लेकिन फिलहाल हमारी किताब या ये तस्वीर क्या कह रही है, कह रहा है ये जो टॉप लेवल होता है सीनियर मैनेजमेंट, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल है, ये डाटा ओनर्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने इस डाटा की बेस पे स्ट्रेटेजी गोल सेट करने हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि होता है ना कि बात का हमारा सीए सीसीए 2-3 कोर्सेज हैं, लेकिन इसमें सीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यूम कर लो, तो अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा रिसोर्सेज भी हम उसी के ऊपर लगाएं। अगर जिस कोर्स से हमें ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो हम मार्केटिंग के ऊपर भी उसी के ऊपर ज्यादा खर्चा लगाएं। अगर रेवेन्यू आ रहा है हमारा मान लो कि सीए से, और पैसा सारा हम एससीसी की मार्केटिंग के ऊपर लगा दें, तो बेटा वो जो अपॉर्चुनिटी बाकी हमारे कंपेटिटर उसको अवेल कर सकते हैं वो तो हम करेंगे ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चे ये चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हर ऑर्गेनाइजेशन की चार दीवारी होती है, इस चार दीवारी के बाहर मेरे बच्चे हमेशा अपॉर्चुनिटी और रिस्क पड़े होते हैं, और जो बाहर देख रहा होता है ना, बाहर झांक रहा होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। जैसा होता है ना कि वो अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे बड़ा किला है, उसको महफूज रखने के लिए बड़े सारे आपने वो रखे होंगे सिपाही सिपाही, कुछ सिपाही ऊपर बैठे होते हैं, वो कोई मीनार शिनार से कुछ इस तरह के बना के पोस्टें वोस्टें बनाई होती हैं, वो दोनों तरफ देख रहे होते हैं, बाहर से कोई अटैक कर रहा हो या अंदर कोई इस तरह के मामला हो, वो दोनों तरफ झांक रहे होते हैं, वो टॉप लेवल है, सबसे टॉप पे तो वही है ना। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल है समझ लो वो दीवार पे बैठा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी देख रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मामला भी देख रहा होता है, उनको दोनों हालात का पता होता है, बाहर का और अंदर का। ये जो अपॉर्चुनिटी और रिस्क, रिस्क से बचना और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का फैसला मैनेजर नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कौन करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल करते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे उसने कहा ये देखेंगे अपॉर्चुनिटी, ये कोशिश करेंगे कैसे हम रिस्क से बच सकते हैं। जैसे कोई नया कानून बन गया डाटा को लेकर, अगर उस कानून की पासदारी ना की तो हमें खत्म कर दिया जाएगा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कानून बना या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बना, बाहर बना, कि भाई डाटा आपने 20 सालों तक संभाल के रखना है, तो इसको देखेंगे भाई ये डाटा 20 सालों तक ना रखा संभाल के तो हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन को वैसे ही डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मामला ये सारे कौन फैसले करेगा कि क्या करना है क्या नहीं, बाहर के हालात के लिहाज से वो स्ट्रेटेजिक लेवल करेगा। इस आगे कहता है डाटा स्टीवर्ड्स कौन होंगे, ये हमारे जो टेक्निकल लेवल है ये डाटा स्टीवर्ड्स हैं। और डाटा स्टीवर्ड्स कौन लोग होते हैं, जिनके पास डाटा पड़ा होता है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में जितना डाटा इकट्ठा होगा वो मैनेजर्स के पास, और मैनेजर फिर शॉर्ट करके उसको समराइज फॉर्म में भेजते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के पास। खैर इनको ये यहाँ पे क्या चीज़ों किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि डाटा में क्वालिटी होनी चाहिए, डाटा कुछ रूल सेट करेंगे हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, अनस्ट्रक्चर्ड में है, या वो प्राइवेट डाटा है, सेंसिटिव है, इस तरह के सारे रूल सेट करेंगे, और डाटा सिमेंटिक्स सेट करेंगे, इस तरह के डाटा को किस तरह यूज़ करना है। और आखिर पे आ जाता है मेरे बच्चे हमारा ऑपरेशन लेवल, ये डाटा कस्टोडियन है जिनके पास डाटा पड़ा होता है, या ये एक्चुअली डाटा प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जैसे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पे स्टोर में अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, वहाँ पे बड़े सारे लोग बेचारे खड़े होते हैं जहाँ पे वो सिस्टम पड़े होते हैं, वो जो चीज़ आप खरीद के लेकर आते हो उसको बारकोड रीडर, वो जो मशीन है, वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगी हुई है वहाँ पे, जो बारकोड रीडर लगा हुआ है, तो बारकोड उसके सामने से गुजार गुजार के, जैसे ये बारकोड लगी हुई उसके आपके सामने देखते हो, तो ये क्या कर रहा है बंदा वहाँ पे, ये डाटा प्रोड्यूस कर। या मेरे बच्चे ये डाटा कंज्यूमर्स होते हैं, जो डाटा को कंज्यूम करके कुछ काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली याद है ना, इस वीक में आपने 500 प्रोडक्ट्स बनानी है, अब इनको पता चल गया कि हमने 500 चीज़ें बनानी है, तो जो भी उस लिहाज से। तो खैर ये एक छोटी सी पिक्चर थी, मैंने कहा कि इससे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करें। ले बेटा, ये भी डाटा के लिहाज से नहीं, ओवरऑल तो आपको इन 3 लेवल्स की समझ आ जाए। कहता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल क्या करता है, ये 3-5 साल, ये मैं आपकी I2B की बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है मेरे बच्चे, ये I2B की बातें रिपीट कर रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म फैसले करता है, जैसे 3-5-8-10 सालों के, दो वैसे 1 साल तक टेक्निकल लेवल होता है, उससे ऊपर ये स्ट्रेटेजिक लेवल ही होता है। ये क्या कहते हैं, कंपनी के विजन मिशन या गोल्स ऑब्जेक्टिव, इस तरह की चीजें। और जैसे इन्होंने डिसाइड टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्ट लाइन, अज्यूम कर लो इन्होंने कहा कि अभी तो हम पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में हम कन्वर्ट कर लें अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता इन गाड़ियों को छोड़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करें। जैसा शापर को यूज़ करना थोड़ा सा कम कर दिया लोगों ने, है, लेकिन जो लोग ख्याल रखते हैं इन्वायरमेंट का, यकीन कर लो कि जब भी अगरचे शापर हाथ में पकड़े जा रहे होते हैं, लेकिन उसके नुकसान का भी पता होता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है, इससे कितनी बेचारे जो समंदरों की जो भी वहाँ पे जानदार हैं या बाकी जगहों पे, उनका कितना नुकसान होता है इससे, समझ लो एक कुछ जानदारों के लिए वो एक एटम बम ही है। लेकिन मतलब फिलहाल तो हम एक छोटे से उसमें एक समोसा रख के लेके जा रहे होते हैं। तो टेक्निकल लेवल, अच्छा ये सोचना है कि अगले 3 से 5 सालों में हम अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे, लॉन्च कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये तो इन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि आगे मार्केट ही उनकी देख रहे हैं। टेक्निकल लेवल क्या करेगा, ये डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाएगा,
कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो करने हैं तो भैया चलो मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करना शुरू करो अभी से कि ये काम होने जा रहा है। प्रोडक्शन वालों को भी भाई उनकी भी जिम्मेदारी को उन्हें प्रोड्यूस करनी है, ऐसे थोड़ी बन जाएगी अपने आप ही है। इसी तरह जिन्होंने उसके लिए मटेरियल वगैरह परचेज करना है उनकी भी जिम्मेदारी लग जाएगी कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है भैया आपने ये सामान खरीदना, आगे इस तरह की चीज़ें बनानी है हमने, तो उस तरह के लोग भी हायर करने होंगे। अब लोग हायर करने का वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। ये सारे मामला कौन देख रहा होगा? ये टेक्निकल लेवल, और जैसे प्लान प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारा कुछ करना शुरू कर देंगे। और फिर ये क्या करते हैं कि डेली अब इनको टारगेट मिल जाएंगे कब से आपने कितनी चीज़ें बनानी शुरू करनी है। कहते हैं एग्जीक्यूट डेली टास्क, जैसे असेंबली व्हीकल्स कितनी गाड़ियाँ आपने असेंबल करनी है, क्वालिटी इंस्पेक्ट करते रहना, मेंटेन इक्विपमेंट्स जो भी है इस तरह की चीज़ें, मशीनें सही काम कर रही हों, सही चल रही हों, ख़राब ना हो, तो प्रोडक्ट्स में कोई डिफॉल्ट ना हो, इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे ये देख रहे होते। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा ले बेटा। कहता है कि डाटा गवर्नेंस इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजिंग डाटा एसेट्स अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डाटा भी हमारा एक एसेट है। तो डाटा गवर्नेंस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यानी कि एक पूरा सिस्टमेटिक तरीकाकार है जिसे हम क्या करते हैं अपना डाटा एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कहता है इट ऑपरेट्स एट 3 की लेवल्स। ये जो डाटा एसेट है आपका सिर्फ एक लेवल पे नहीं पड़ा होता, ना ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक में पड़ा होता है, ना टेक्निकल में ऑपरेशन, बल्कि ये तीनों लेवल्स पे मेरे बच्चे जनरेट भी हो रहा होता है, यूज भी हो रहा होता है। जनरेट आप कहेंगे नहीं सर स्ट्रेटेजिक लेवल थोड़ी जनरेट करता है, नहीं होता है वहां पे भी। चलो जनरेट ना कह लो, अक्वायर करते हैं। बाहर से जो डाटा इकट्ठा करता है वो कौन करता है? स्ट्रेटेजिक लेवल है, कंपेटिटर्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल जो भी मामला हैं इसके बारे में डाटा अक्वायर कौन करता है? वो स्ट्रेटेजिक लेवल करता है। ये जो हमारा यहाँ पे सुपरवाइजर थोड़ी जाके देख रहा होगा कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सर समझा रहा हूँ आपको। खैर कह रहे इट ऑपरेट्स एट 3 की लेवल। ये जो डाटा एसेट है मेरे बच्चे, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इसको मैनेज करने की, ये सिर्फ एक लेवल पे नहीं होगा, ये 3 लेवल पे ऑपरेट होगा, जैसे स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशन। कहता है ईच लेवल प्लेज ए डिस्टिंक्ट रोल इन इंश्योरिंग दैट डाटा इज मैनेज इफेक्टिवली। हर हर जो लेवल है उसका अपना अपनी जिम्मेदारी है और डिफरेंट भी है। तीनों लेवल्स की सेम जिम्मेदारी, उनसे बड़ा वाजे करके लिखा हुआ है कि तीनों लेवल्स का बड़ा डिस्टिंक्ट रोल है किससे रिलेटेड? डाटा को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिहाज से। यानी कि निचले लेवल का जो ऑपरेशन लेवल उसने डाटा को किसी और तरीके से मैनेज करना, टेक्निकल का कुछ और मामला है वो कैसे मैनेज करेगा, और ऑपरेशनल जो स्ट्रेटजी उसका कुछ और मामला है। कहता है अलाइंस विद बिजनेस गोल्स, और जाहिर बात है जितना डाटा हो वो बिजनेस के जो मकासद से अलाइन करना चाहिए। जैसे आप देखो ना हमारा जैसे आई कैप ही है, अब आई कैप में एक स्टूडेंट वो 5-6 साल तो नॉर्मल टाइम लगता है उसमें सीए करने में, और कई बच्चे माशाल्लाह कई कई साल हैं, कईयों के बच्चे जवान हो जाते हैं। अब वहां पे देखो, अब ये थोड़ी होगा कि हम किसी भी सीए स्टूडेंट के बारे में 10 साल का डाटा रखेंगे। अभी 10 साल में उसका सिर्फ कैफ पास हुआ है, तो फिर बाकी क्या करेंगे उसका? तो ये तो अगर सिर्फ 10 साल का डाटा आप इकट्ठा रखना शुरू करेंगे वहां पे कि 10 साल तक का डाटा रखेंगे बच्चों का, वो तो आपके मकसद से लाइन ही नहीं करता। आपका तो मकसद है माशाल्लाह कई कई सालों में जाके सीए बनाना। खैर उनका नहीं है, वो तो हमारा बन जाता है, अल्लाह माफ करे, वो तो यही सोच रहे हैं। कहने का मतलब कि जो भी डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो, जो भी डाटा से रिलेटेड आप रूल्स बनाए, वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है उससे अलाइन करने चाहिए। जैसे हमारा मकसद है कि डाटा सिक्योर है, तो अब मेरे बच्चे हमारा ये मकसद है, तो उस लिहाज से हम डाटा को रखेंगे, कैसे इनक्रिप्ट करके रखेंगे, सिक्योरिटी लगा के रखेंगे, जो भी बंदोबस्त करेंगे उसका। एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सारी बात है मेरे बच्चे, जो डाटा हम वही रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मकासद से मैच करे और हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद भी करे। हमारा सीएफए में जो डाटा पड़ा हुआ है, अगर हमारी डिसीजन मेकिंग मदद नहीं कर सकता तो वो तो अभी जगह घेर के बैठा हुआ, हम उसको डिलीट कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अक्सर अपनी जो गैलरी है, ऐसा डाटा जिसकी बेस पे आपने कोई डिसीजन नहीं लेना और ये किसी काम का नहीं है, आप उसको डिलीट कर देते हैं। मैं तकरीबन डेली बेस पे डिलीट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो मेरे बच्चे यूज़ करते हैं। तो मुझे ये होता है कि ये ना हो कि वहाँ पे अज्यूम कर लो किसी बच्चे ने अपना कोई शिकवा भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है, ये देखें सर मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। अक्सर मेरे बच्चे को खुदा रखा था वो छोटा सा, वो 2-3 दफ़ा क्लिक करे तो फेसबुक ओपन हो जाती है, टॉप के ऊपर क्लिक करे तो स्टोरी ओपन हो जाती है, फिर दोबारा टिक करता है तो वो गैलरी में लेके जाता है, और पहली तस्वीर पे फिर टिक करता है, वो पहली तस्वीर अपलोड हो जाती है। ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो गया। तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल कोई इन्फॉर्मेशन और वो मेरी स्टोरी पे लगी हुई है। बच्चों ने कहा कि सर ये स्टोरी चेक कीजिएगा, आप शायद ये गलती से लग गया। मैंने चेक किया, वही गलती की, ये गलतान है जो लगा है। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ उसमें से डिलीट कर देता हूँ जो काम का नहीं। क्या लगा दो, कोई जरूरत ही क्या है? फिर हमें बंदा सफाइयाँ देता रहे, क्यों लगाए? इतने का बंदा ना ही लगाए, ले बेटा। तो कहता है कि 3 लेवल्स हैं डाटा से लेटर, सेट द विजन। जारी बात है ये तो हमने पढ़ लिया कि ये विजन वगैरह पॉलिसीज उस तरह की चीजें सेट करते हैं। फिर ये उन विजन और पॉलिसीज को प्रोसेस और रूल्स में सेट टर्न करते हैं उसको, यानी कि कन्वर्ट करते हैं।
और ये फिर क्या करता है, फॉलो वो पॉलिसीज और रूल्स जो टेक्निकल लेवल में बनाए, ये बेचारा सिर्फ उनको फॉलो करते हुए काम कर रहा होता है। इनके इख्तियार में कुछ नहीं होता स्वाय हुक्म को मानने के। इनके इख्तियार में कुछ कुछ चीजें बनाने का इख्तियार होता है, इनके इख्तियार, इनके बस में ऐसा कुछ नहीं होता जो ऑपरेशन लेवल है। नहीं बेटा, अभी तक किताब के लिहाज से आपने सिर्फ ये लाइन पढ़ी, ये एक लाइन पढ़ी। क्या इस लाइन का थोड़ा सा आपको समझ आई ये क्या है? तो बेटा इसको मजीद समझाने के लिए, ताकि इसमें मजीद कुछ लिखा है वो भी आप थोड़ा सा समझ आए, तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कि डाटा को लेके स्ट्रेटेजिक लेवल क्या करता है। इसके आगे कुछ एग्जांपल दे रखी हैं, ये मेरे बच्चे आपने पढ़नी है, ये मैंने नहीं पढ़ानी, ताकि अभी बिला वजह टाइम, वो तो हमने पढ़ तो लिया ये क्या है, समझ भी लिया। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि तीनों लेवल्स का डाटा से रिलेटेड, चले एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल क्या कहता है? कहता है कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, गोल्स, पॉलिसी, यही सेट करता है ना रिलेटेड टू डाटा। कहता है कि जैसे अज्यूम कर लो पॉलिसी क्रिएशन, द बोर्ड अप्रूव्स द डाटा प्राइवेसी पॉलिसी टू इंश्योर कंप्लायंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन लॉस। इन्होंने पॉलिसी बना दी कि जो भी हमारे मुल्क के और जो गैर मुल्की कवानीन है उनकी हमने पासदारी करनी है, कोई बंदा उससे इनहराफ करके डाटा वो मेंटेन नहीं करेगा। ये पॉलिसी बना दी उन्होंने, यानी कि हमारा डाटा इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल और नेशनल लॉज के मुताबिक होना चाहिए, ये पॉलिसी बना दी उन्होंने। अब मेरे से टेक्निकल, जो टेक्निकल लेवल है वो क्या करेगा, जाहिर बात है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाएगा कि कैसे हमने रूल्स, जो लॉज हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनको कैसे फॉलो करना है। तो आगे ये कहता है द डाटा गवर्नेंस कमेटी डिफाइंस रूल्स फॉर डाटा एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी रूल्स है। ये हर एक का अलग दिया हुआ है, इसकी अलग एग्जांपल है, वो अलग है। क्या लिखा है? तो टेक्निकल लेवल क्या करता है, ये जो ऊपर मेरे बच्चे जो स्ट्रेटजी, जो विजन मिशन बनाया हो, उसको क्या करता है, उसको आगे प्रोसेस और प्रोसीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे कहता है डाटा गवर्नेंस कमेटी डिफाइंस रूल्स फॉर डाटा एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, ऊपर उन्होंने तय कर लिया कि डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आगे ये कैसे कंप्लीट होगा, कैसे एक्यूरेट होगा, कैसे कंसिस्टेंट होगा, इसके मेरे बच्चे कौन इसके सारे रूल्स बनाएगा, ये टेक्निकल लेवल। और ऑपरेशनल लेवल मेरे बच्चे एक्चुअली ऐसे लोग, आईटी टीम रेगुलरली बैकअप डेटाबेस, जैसे डाटा हमारा वो होना चाहिए, इतने सालों तक हमने संभाल के रखना है। अब वो इतने सालों तक संभाल के रखना, वो टेक्निकल लेवल में थोड़ी करना है। वो तो कह देंगे 10 सालों के लिए संभाल के रखना है, चले जी आपने संभालने के लिए बंदोबस्त करो, हमने डेटाबेस का कौन सा यूज करना है, क्लाउड पे रखना है, सर्वर पे रखना है, कहाँ पे रखना है, उसको एक्चुअली जो रख रहा होगा, बैकअप ले रहा होगा, वो कौन ले रहा होगा, हमारा आईटी डिपार्टमेंट, जो हमारा ऑपरेशनल लेवल है। तो इस तरह की मेरे चाहिए समझाने के लिए सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा। सीएफई की भी बीच में, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल में डाटा से रिलेटेड कौन से फैसले हो रहे होंगे और कौन कर रहा होगा यहाँ पे। और टेक्निकल लेवल में यहाँ पे ये जब कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे तो आपने दिमाग में लेकर आना सलीम साहब को और आतिफ साहब को। और उसके बाद जब ऑपरेशनल लेवल की बात हो रही होगी तो यहाँ पे जो भी हमारे आईटी के लोग हैं या जहाँ जहाँ पे डाटा क्रिएट हो रहा है उनको दिमाग में लेकर आइएगा, साथ ही साथ बाकी लोग। तो बेटा अब एक एक करको डिस्कस करना है, उसमें हर एक के कुछ रोल्स बताए गए हैं डाटा को लेके। है तो चीज़ थोड़ी सी, ये इस चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन समझिएगा मेरे बच्चों। स्टडी लेवल जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ऑफ डाटा गवर्नेंस फोकसेस ऑन डिफाइनिंग द ओवर रेचिंग विजन, यानी कि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का विजन बताते हैं, गोल्स बताते हैं और पॉलिसीज बताते हैं दैट गाइड हाउ डाटा इज मैनेज एंड यूटिलाइज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, पीछे भी हम पढ़ के आए। दिस लेवल इंश्योर दैट डाटा गवर्नेंस अलाइंस, अब ये पूछेगा पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि स्ट्रेटेजिक लेवल क्या इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि डाटा गवर्नेंस अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि जो भी हमारा जिस तरह हमने डाटा सिक्योर रखना है, जितने अरसे तक प्रोटेक्ट करना है, तो वो किससे अलाइन करना चाहिए, हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं और लॉन्ग टर्म विजन्स हैं उससे अलाइन करना चाहिए। यानी कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली लेकर जाएंगे। नहीं भाई, कुछ प्रोडक्ट्स को जो आप इंटरनेशनली लॉन्च करना चाहते हो भाई, उससे रिलेटेड डाटा भी तो होना चाहिए ना। आप 10 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बना के बेच रहे हो, इनमें से 2-3 प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल लेकर जाना चाह रहे हो, उन्हीं को लेकर जाओगे ना जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और परफॉर्म जो अच्छा कर रही है वो तभी आपको पता चलेगा जब उनसे रिलेटेड आपके पास डाटा पड़ा हो, उनकी जब क्वालिटी का आपको पता होगा कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी सेल भी ज़्यादा होती है, इससे रिलेटेड कस्टमर की कंप्लेंट्स भी कम होती हैं और इसकी जो सेल है वो लगातार ग्रो कर रही है। तो जब इस तरह का डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, एनालिसिस करेंगे, तो फिर जाकर उस प्रोडक्ट को मार्केट इंटरनेशनली लेकर जाएंगे, यहाँ पे बेच ना सकें और इंटरनेशनली जाकर उसको आप लॉन्च करना चाहें, ये तो मेरे बच्चे वैसे फेल हो जाएगा। जैसे अभी कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि सर आप ऐसा कर लो, आप सीएफई की ब्रांच इस्लामाबाद में भी खोलो। किसी बच्चे ने पढ़ना है, उसके बच्चे ने एडमिशन लेना, वो कहता है कि ऐसा सीएफई में पढ़ाना है, हम क्यों ना सीएफई को कहेंगे आप ब्रांच ही यहाँ पे खोल, अब तेरे बच्चे के लिए वहाँ पे ब्रांच खोल दें। हैं सर, समझा रहा हूँ आपको कि चलो, हाँ वो कहते हैं नहीं सर मेरे पास 20 बच्चे हैं, मेरे पास 50 बच्चे हैं। भाई ब्रांच का खर्चा 50-20 से पूरा हो जाएगा?
सर कुछ और भी आ सकते हैं, अगर ना आए हम तो रुल जाएंगे ना। सर समझा रहा हूँ आप। तो भैया लोग फ्रेंचाइज लेंगे, अगर भाई फ्रेंचाइज हम दे दें आपको, वहां पे आप ऐसी वैसी हरकतें करो, उसे हमारा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम है वो भी बदनाम कर दो आप, हैं? तो सारी गुडविल खराब कर दो। क्योंकि फ्रेंचाइज देने का तो पुराने वक्तों में फायदा हुआ करता था एजुकेशन में, खासतौर पर जब ऑनलाइन स्टडी नहीं हुआ करती थी। अब जब ऑनलाइन स्टडी है तो भाई रौला ही क्या, आप यहाँ पे बैठ के आप जहाँ पे मर्जी पढ़ाओ, हैं? तो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो एम रजा मीर साहब हैं, अब वो कराची में बैठे हुए पूरे पाकिस्तान को वो भी पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब कि जब अब उनको ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं, अब तो फिजिकल बच्चा वैसे ही कम हो गया। अब तो कहने का मतलब कि ये चीजें में रुचे, तो आपका डाटा आपको इस मामले में मदद करेगा कि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है, किस प्रोडक्ट की होते हैं ना, प्रोडक्ट वैसे ही फारग होती है। अब कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट फारग है, ये सेल ही नहीं हो रही, डाटा बताएगा आपको, है। एक प्रोडक्ट खत्म करेंगे, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल लेवल का काम नहीं है। हम यहाँ पे सीएससी करवा रहे हैं, हम कहते हैं एससीसी खत्म कर दें, ये हमारा ऑपरेशन लेवल डिसाइड करेगा, है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल ने डिसाइड करना है, लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास डाटा होना चाहिए। खैर, कहता कि जैसे बैंक स्ट्रेटेजिक लेवल में डिसाइड, अब थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे इन चीजों को देखते जाइएगा साथ साथ। कहता कि वी विल बिकम ए डाटा ड्रिवन बैंक बाय 2030। यानी कि धन्यवाद, जो सारे फैसले डाटा की बेस पे करेगा। देखो, डाटा ड्रिवन जो बैंक या डाटा ड्रिवन सीएफई, इसका मतलब क्या है कि सीएफई आगे अंदाजों की बेस पे फैसले नहीं करेगा। सीएफई के पास फैसला करने के लिए डाटा होगा। तो स्ट्रेटेजिक लेवल मेरे बच्चे देखो, आप जब बचपन में आपने पढ़ा था ना ये तीनों लेवल्स, तो वहां पे आपने पढ़ा था सबसे जो स्ट्रक्चर्ड या इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करता है ना, वो करता है ऑपरेशनल लेवल। उसके बाद थोड़ा सा कम, क्योंकि टेक्निकल लेवल में इंटरनल इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी एक्सटर्नल भी होती है, उससे कम इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड मतलब जिसके पास डाटा ना हो, डाटे के बगैर फैसले करना। ऑपरेशनल लेवल तो बगैर डाटा के कोई फैसला ही नहीं करता, उसकी औकात ही कोई नहीं, उसको जो बताया गया होगा उसी के मुताबिक। अब जो टेक्निकल लेवल है वो थोड़ा सा बाहर का डाटा भी यूज करता है, मतलब अंदाजे भी थोड़े से लगाता है, थोड़े से अंदाजे। जो स्ट्रेटेजिक लेवल है इसमें थोड़ा सा डाटा होता है, बाकी सारे अंदाजे होते हैं। और जितने आप अंदाजे लगाएंगे उतने ही आपके नाकाम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए इवन अभी हमारा मैच चल रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, ये आपके बाजू में, बिल्कुल आपके थोड़ा सा दूर, 1 किलोमीटर के फासले पे। अब मेरे बच्चे वहां पे उनके कोई बैट्समैन ऐसे होंगे जो बड़े खतरनाक होंगे, कोई बॉलर बड़े खतरनाक होंगे। तो उन्होंने कहा होगा कि ले भाई, जब ये बैट्समैन आए या बॉलर आए ना, आपने क्या करना है, दो दो नफल पढ़ के आना है बस। क्या ऐसे करके हम उसको फेस कर रहे होंगे, वो तो हमारा है, वो तो करे, है, अल्लाह ताला की मदद हासिल करे। लेकिन उन्होंने पूरा उसके उसके बारे में पूरा स्टडी किया होगा, डाटा इकट्ठा किया होगा, ये किस बॉल को अच्छा खेलता है, किस बॉल पे ये खुदा रखा था, जैसे वो एहसान ने कहा था, मैं अभिषेक शर्मा को 3 बॉलों पे आउट कर दूं। भाई तेरी और तीन नहीं, 3 गेंदा ने जिन्हें कोट कोट के सानू बिंदु बना था एशिया कप ਦੇ ਵਿੱਚ, तो 3 गेंदा ही उन्होंने आउट कर देना है। ऐसा क्या है, उसे स्टडी किया होगा ना बड़ा सारा, उसके पास डाटा इकट्ठा किया होगा, किन बॉल्स को ये फेस ही नहीं कर सकता, खेल ही नहीं सकता। कहने का मतलब जो अंदाजों की बेस पे फैसले होते हैं वो खतरनाक होते हैं। जैसे आपने अंदाजा लगाया सीए कुछ भी नहीं, आगे सीए करना, भाई थोड़ा सा डाटा तो इकट्ठा करते हैं। कितने बच्चे सीए में आते हैं, कितने पास करते हैं, कितने माशाल्लाह उसको इन बिटवीन छोड़ के चले जाते हैं, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी बेस पे फैसला करते हैं। फैसला कुछ और होना था, है? यकीन कर लो। अब देखो, अभी आपने जो डाटा जो फैसला किया वो डाटा ड्रिवन नहीं था मेरे बच्चों, है? तो जज्बात की बेस पे कुछ मुश्किल करना है। अब आप कहते हो सर ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट बहुत मुश्किल है? ये तो नहीं सर मुझसे होगी, कोई सौखी किताब है। फैसला यानी कि करना मुश्किल कोर्स है और किताबें सौखी ढूंढनी है? ये हमारे लेवल थे। लेवड़ा, ये समझ आई कि बैंक सोच रहा है कि 2030 में जो हम स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले करेंगे वो कैसे करेंगे, डाटा ड्रिवन। मतलब अंदाजे नहीं होंगे उस वक्त, डाटा ही डाटा, हर चीज के बारे में डाटा रखो। कहता है कि इंश्योरिंग ऑल लोन्स कस्टमर एंड ट्रांजैक्शन डाटा इज एक्यूरेट, यानी कि हर तरह का जो भी यहाँ पे डाटा हो रहा है ना वो सब एक्यूरेट रखो टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। ये स्ट्रेटेजिक लेवल सोच रहा है, याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूं आज के दौर में स्ट्रेटेजिक लेवल फिलहाल वो डाटा ड्रिवन बहुत ज्यादा फैसले नहीं करता, क्योंकि डाटा है ही नहीं इतना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर में जाके इतना डाटा इकट्ठा कर लेंगे हम हर लेवल पे कि हम फैसले डाटा की बेस पे करेंगे। कहता है कि जैसे हॉस्पिटल में, कहता है कि आवर डाटा गवर्नेंस विल इंश्योर पेशेंट डाटा प्राइवेसी एंड लायबिलिटी। आगे ये स्ट्रेटेजिक लेवल सोच रहा है कि हमारा जो पेशेंट से रिलेटेड डाटा वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि हसास डाटा होता है ना, टू कंप्लाई विद हेल्थ केयर लॉज एंड इंप्रूव पेशेंट केयर। अब जो भी फैसले होंगे वो उस लिहाज से आगे टेक्निकल लेवल बंदोबस्त करेगा कि कोई भी इनरेलीवेंट बंदा, अनऑथोराइज बंदा हमारे किसी भी पेशेंट के रिकॉर्ड तक ना पहुंच सके। मुझे याद है एक गांव में वहां पे लड़ाई हुई, तो एक बंदा हॉस्पिटल में था बेचारा,
अब जो मुखालिफ पार्टी थी उसकी कोशिश थी कि इस बच्चे की ना वहां से फाइल गायब कर दो, जिसमें उसका सारा रिकॉर्ड है, और एलएम जो एमएलसी है वो उसी की बेस पे बनना है, जो पुलिस का रिकॉर्ड है। यानी कि थाने ने जो एफआईआर देनी है वो जो फाइल में है ना उसकी बेस पे देनी है कि इस बच्चे को किस लेवल की चोटें। अब इनकी पूरी कोशिश थी कि हम क्या करते हैं, वहां से वो फाइल ही गायब कर दें, रौले मुके। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन्होंने क्या किया, वहां पे एक बंदा भी उसको साथ मिलाया जो हॉस्पिटल का था। लेकिन जब वो बंदा उनसे मिल रहा था तो किसी मुखालिफ पार्टी ने देख लिया, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इनका तो यहाँ पे कोई बंदा हॉस्पिटल में है ही नहीं। तो उस बेस पे फिर उसकी जो फाइल है उसकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। कहने का मतलब कि ये मेरे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो फाइल गायब हो जाती, कोई केस बनना ही नहीं था, सारा रौला ही मुक जाना था। इसी तरह कहता कि रिटेल कंपनी हो, रिटेल कंपनी पता ना, ये जो भी ये एफएमसीजी जो है, फास्ट कंज्यूमर मूविंग या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो होती हैं, इनके इनमें जो डील करती हैं, जैसे ये स्टोर स्टोर है, ये खाली छोटी मोटी दुकानें नहीं होती, परचून खाली छोटी नहीं, बड़े लेवल पे सोचना है आपने यहाँ पे, मेट्रो शेट्रो, अल्फतेह, इस तरह के। कहता है कि वी शैल यूज एक्यूरेट सेल्स एंड कस्टमर डाटा टू फोरकास्ट डिमांड, पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड इंश्योर इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखो डाटा होगा तो पता चलेगा ना कि भाई आगे फ्यूचर में कब कब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की, कब डिमांड कम होती है। पीछे हिस्ट्री आपके पास होगी तो डिसाइड करोगे ना। तो कहता है कि हम क्या करेंगे, डिमांड फोरकास्ट करेंगे किन महीनों में चीज़ें ज़्यादा, जैसे हमने फोरकास्ट की हुई है डिमांड, सीए में कब ज़्यादा बच्चे आते हैं, उन दिनों में मान लो कि मामला हमारे कुछ और होते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत कम होते हैं, उन दिनों में मामला कुछ और होते हैं। तो कहने का मतलब पर्सनलाइज मार्केट, फिर टीचर भी बंदोबस्त करने होते हैं उस लिहाज से। जैसे अभी कोई तकरीबन 15 से कोई अब तो और बढ़ गए हैं, तो 15 से 20 टीचर सिर्फ पीपी पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कहने का मतलब ये जो डिमांड आई थी, ये थोड़ी सी हमने अंदाजा लगा लिया था जब ये आई कैब ने थोड़ी सी बात की कि आगे ये खत्म होगा और ये चीज़ आएगी। जैसे आई कैब की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया कि भाई बच्चों ने करना है। अब ये थोड़ी कि ऑन द स्पॉट हम कोई टीचर ढूंढ रहे होंगे और उनको आई कैब से अप्रूव करवाना होता है कि हम ऑन द स्पॉट अप्रूव करवाएंगे। लेकिन फिर भी जितना मर्जी हमने बंदोबस्त कर लिया, हमने जो रेलिवेंट लोग थे सबको अप्रूव करवा लिया। एक मिनट, क्योंकि उनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन थी, तो हमने सारा बंदोबस्त कर लिया। ये तो लास्ट रिजॉर्ट था ना, इनको अप्रूव कराना, रेलिवेंट टीचर जितने ढूंढे। कहने का मतलब तो फोरकास्ट हो गई थी थोड़ी सी डिमांड कि बढ़ेगा आगे जाके, और ये भी है कि आगे ये मामला तब स्मूथ हो जाएंगे, 2-4 बैचेस जो बनते हैं वो ही बना करेंगे नॉर्मल। खैर, पर्सनलाइज मार्केटिंग होता है ना कि कुछ लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड क्या कर दो, कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दो, उनके साथ कुछ और चीज़ नहीं करके बेचना शुरू कर दो। अच्छा, आपको लग रहा है ये चीज़ ज़्यादा, ये लोशन है, ये क्रीम है, ये लोग ज़्यादा खरीदते हैं, उसके साथ कोई साशा सूशा और भी रख दो, कोई और चीज़ भी बेच दो साथ ही। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। खैर, पता नहीं ये चीज़ समझ आई है कि स्ट्रेटेजिक लेवल। अब इसको ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे तो शायद समझ आ जाएगी। स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ डाटा गवर्नेंस फोकस ऑन डिफाइनिंग द ओवर रीचिंग विजन्स, गोल्स एंड पॉलिसीज दैट गाइड हाउ डाटा इज मैनेज एंड यूटिलाइज अक्रॉस। यानी कि ये ये सोच रहे होंगे कि जो हमारे गोल्स विजन पॉलिसीज हैं उसके लिहाज से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा बनना चाहिए और यूटिलाइज होना चाहिए। और वो किस तरह का होता है वो मेरे बच्चे आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दें। ले बेटा, की एक्टिविटीज एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, इसी तरह सवाल पूछेगा आपसे। तो आपने ये जितनी नीचे सब हेडिंग दी हुई है पॉइंट्स के अंदर, ये सारी बतानी होंगी मेरे बच्चे कि की एक्टिविटीज एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। कौन से काम करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल, वेले बैठे होते हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक लेवल जो टॉप लेवल होता है, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हाफिज साहब और शहबाज शरीफ साहब ये जो वजीर है, ये हमारे मुल्क का स्ट्रेटेजिक लेवल है, वेले बैठे हुए ना ना। कल हम डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार रहे थे, हैं? तो कहने का मतलब, और कल हम उसको, जो हमारा जद्दी पुश्ती दुश्मन है, उसको हम सारे जो हमारे टीवीज हैं, नेशनल टीवीज, उनके ऊपर लाइव दिखा रहे थे, हैं? इसराइल की पार्लियामेंट का जो इजलास हम उनको लाइव। तो भाई स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ फैसले हो रहे हैं, हैं? तो कुछ ना कुछ बंदों काम हो रहे हैं। आपको लग रहा है वेले बैठे हैं, वो दिन रात बेचारे कुछ मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जहन साजी हो जाए, हम किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। ये कोई अन्य है, अब बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्होंने नहीं पता क्या सारा कुछ क्यों हो रहा है। कल वो खैबर पख्तूनख्वा का जो नया वज़ीर आला बना है, और साथ एक बंदा, वो प्रेस टॉक कर रहे थे, उनके पीछे इमरान खान की या सामने तस्वीर पड़ी हुई थी, तो हमारे मीडिया ने उसको ब्लर कर दिया। और नेतन्याहू को ऐसे ऐसे मुक्का जब वो कर रहा था उस वक्त हमारा मीडिया लाइव दिखा रहा था। तो मेरे बच्चे, ये चीजें समझ आती हैं कि यहाँ पे हो क्या है और किस तरफ हम जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे इख्तियाल पढ़ लो, वो भी कोई वजह होगी।
बताएंगे तो पता चलेगा ना, दस ही नहीं, सानू औकात ही नहीं साडी कि सानू कोई दस्सो नहीं साडे मुल्क नाल होण की ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਸੀਏ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ पता, वो खुद ही देखेगा। वापस आओ, की एक्टिविटीज एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। जो हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल है उसकी की एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले डिफाइनिंग द विजन एंड गोल्स, ये स्ट्रेटेजिक लेवल का ही काम है। आज सीएफई आज कॉलेज खोला, अब ये कॉलेज ज्यूम कर लो जब हमने बनाया, हम यूनिवर्सिटी तक लेकर जाएंगे इसको, यानी कि सिर्फ ये कॉलेज नहीं होगा, हम यूनिवर्सिटी और पीछे सिर्फ इसको कॉलेज नहीं रखेंगे, हम अपनी इन्वेंट्री खुद जनरेट करेंगे, यानी कि हम पीछे स्कूल खोलेंगे, इंटर का कॉलेज खोलेंगे, उसके बाद ये कॉलेज होगा जिसमें आएंगे आगे, इससे आगे हम यूनिवर्सिटी तक लेकर जाएंगे। ये हमारा क्या है? विजन है। जो मर्जी सोचने में पाबंदी थोड़ी होती है, सोच लो आपने, आपने बथेरा कोई सोच रखा होगा, है आपने वर्ल्ड बैंक का सीएफओ बनना है, सोचा ही होगा ना मेरे बच्चों कुछ ना कुछ, है ऐसे थोड़ी है कि आगे यहाँ पे पढ़ रहे हो और बगैर सोचे हुए पढ़ रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो बगैर खुदा ना खासा अभी तक सोचा ही नहीं, क्या करना है? देखो मेरे बच्चे, जो आप सोचोगे ना, लेकिन सोचना अच्छा। मैं पहले भी आपको बता चुका कि जिस तरह की हमारी सोच होगी उस तरह के हालात बनना शुरू हो जाते हैं। अगर सोच ही नहीं होगी तो हालात क्या बनेंगे? तो खैर सोचा करो मेरे बच्चे कुछ ना कुछ। कहता है कि डिफाइनिंग द विजन एंड गोल्स, आगे हम 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में कहां पे होंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे देख रहे हैं, और गोल सेट करना। ये मेरे बच्चे, जैसे अपनी सेल्स बढ़ानी है, अपनी मान लो कि जो लेबर टर्नओवर है उसको कम करना है, अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी करनी है, डिफेक्ट्स को कम करना है, जो भी है ये मेरे बच्चे सारा कह रहे हैं। एस्टैब्लिश ए क्लियर विजन फॉर हाउ डाटा विल बी यूज्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वो था ना, बैंक सोच रहा था कि 2030 तक हमारे सारे फैसले क्या होने चाहिए? डाटा ड्रिवन, डाटे से ड्राइव करने चाहिए। तो ये भी इसी तरह का सोचना है कि भाई हाँ, आगे फ्यूचर में हम डाटे को कैसे यूज करेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, क्या फैसले अभी भी अंदाजों पे लगाएंगे। इसलिए तो सियाने लेवल, सियाने लोग रखे जाते हैं। आप देखते हो ना यार, ये करते तो कुछ भी नहीं, आगे यहाँ पे कमरे में बैठे रहते हैं, इनकी करोड़ों में या मिलियंस में तनख्वाहें, और जो बंदा बेचारा सारा ग्राउंड में बेचारा काला हुआ पड़ा है, सत्यानाश हुआ पड़ा उसका, उसकी तनख्वाह कोई 30-40 हज़ार। ये कैसे हो गया भैया? भाई वो अंदाजे लगाते हैं, उन्हीं अंदाजों की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी या बंद होगी। उनके अंदाजे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अंदाजा लगाने के लिए उन लोगों को रखा होता है। खैर वापस आओ, और जितना ज्यादा सियाना बंदा होगा उतने ही अंदाजे भी, क्योंकि क्यों अंदाजे लगाने पड़ रहे हैं? डाटा नहीं है। यकीन कर लो, अगर डाटा हो तो फिर तो कोई भी बंदा फैसले कर लेगा। रौला ये है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे डाटा नहीं है। कोशिश है इकट्ठा करने की, आगे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करने के लिए बंदोबस्त भी कर रही है। कहता है कि एस्टैब्लिश ए क्लियर विजन फॉर डाटा। खैर डाटा इज कंसीडर्ड ए स्ट्रेटेजिक एसेट, अब कंसीडर किया जाता है। शायद पुराने वक्तों में इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत बढ़ गई। व्हेन इट इज ट्रीटेड एज ए कोर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, यानी कि जैसा कह रहा है ऑन पार विद, जैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, कहता है उसी के बराबर बराबर आज हम किसको कंसिडर करते हैं? डाटा एसेट। यानी कि मैन मनी मटीरियल मशीन्स के साथ अब हमारा एक और डाटा साथ जोड़ लो, वो भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है। कहते हैं दिस मीन डाटा इज इंटेंशनली मैनेज, यानी कि ये कोई फजूल चीज नहीं है, हम जानबूझ के इस डाटा को मैनेज करते हैं। और मैनेज करने का मतलब क्या है? उसको क्रिएट होने से लेके डिस्पोजल तक उसके लिए सारे बंदोबस्त करके रखते हैं उसके। कहता है कि मैनेज, प्रोटेक्टेड एंड लिवरेज, लिवरेज होता है यूज करना, इफेक्टिवली यूज करना किसी चीज को। कि डाटा क्या की जाए? इंटेंशनली मैनेज करते हैं हम इसको, प्रोटेक्ट करते हैं और इसको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग, ताकि हम इसकी बेस पे क्या कर सकें? फैसले कर सकें और कोई नई चीजें बना सकें, इनोवेशन कर सकें। देखो ना, अगर आपके कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो चलें इसी तरह कर लो, सीए के अंदर ये ऑनलाइन लर्निंग थी ही नहीं, लोग यकीन ही नहीं करते थे इसके ऊपर। लेकिन मेरे बच्चे, मान लो कि कोई मुझे याद है एक कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, उन्होंने टेस्ट बेस पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड किए, और एक दिन सर बैठे हुए थे, वो सर का जरा गला खराब था, उन्होंने अपना वो रिकॉर्ड किया वो लेक्चर। ये बात है 2005-6 की। आप तो ये तो सारा हुआ ना 2018-19 में, मैं कब की बात कर रहा हूं? 2005-6 की। कि उस दौर के अंदर उन्होंने उस लेक्चर को, रिकॉर्डर को चलाया और खुद वहां पे बैठे कि अगर कोई सवाल होगा तो मैं सवाल का जवाब दे दूंगा, आप ये मेरा लेक्चर सुने। तो कितनी मेहनत से वो रिकॉर्ड किया होगा। उस वक्त इतने डिवाइसेस थोड़ी होते थे, वो जो शादी ब्याहों के ऊपर कैमरे हुआ करते थे, वीडियोस उस तरह के, और वो सारा जो माइक शाइक उस तरह के बड़ा बंदोबस्त करके आ गया। अब तो मोबाइल है तो बेहतरीन है। तो उन्होंने वो चलाया, यानी कि उस वक्त लोगों के दिमागों में आने शुरू हो गया था कि कहीं ये दौर भी आ सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता इस पर शिफ्ट होना। तो ये क्या कर रहे थे? वो इनोवेशन कर रहे थे, कुछ नया है। बच्चों की इतनी प्रेफरेंस नहीं थी, बच्चे डरते थे, उनको लग रहा था सीए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीए से रिलेटेड ना बाकी तो बड़ी देर के हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया का सबसे जो अदाकारों में सबसे जो अमीर बना वो एक उस्ताद है, जिसके 1500 करोड़ के अराउंड, या 15,000, सॉरी 14,000 या 15,000 करोड़, हाँ वो जो भी टीचर है।
तो उससे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसका, वहां से पढ़ा रहे, आप देखो तो सही उनकी वीडियोस किस किस दौर की पड़ी हुई है, कब से वो लगे हुए हैं इस मामले में। कुछ लोगों ने भाप लिया, कुछ जगहों पे बेचारे, हमारे सीए की फील्ड बड़ी छोटी सी है, बड़े थोड़े से लोग आते हैं इसमें, तो इसमें इतना जल्दी और इतना बड़ा फैसला करना कि पैसा ज्यादा लग जाए और आए कुछ ना उसमें, तो ज़रा डरते हैं लोग इस तरह का फैसला। उसके बाद मजबूरी बन गई। खैर वापस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे अगर कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें खुदा ना खासा कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, कोई डिफेक्ट का डाटा शाटा मेंटेन रखो ताकि पता चले कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, कितनी खराब हो रही हैं और कैसे उसको सही किया जा सकता है। या रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे भी हमने, एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। कहता है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन क्या होती है, कुछ चीज़ों में देखो ना, गाड़ियाँ कभी पुराने दौर के 1950-40 में जाओ, गाड़ियाँ किस तरह की हुआ करती थी। अब मेरे बच्चे उसमें क्या होती जा रही है, वो वैल्यू क्रिएशन होती जा रही है, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। वही उस वक्त की भी BMW फरारी शरारी वो देख लो और आज की भी चेक कर लो। हैं। आज तो आपकी मेहरान और बाकी आल्टो में भी शीशे सी लगे हुए, उस वक्त इस तरह की, मतलब ये क्या करते हैं कि चीज़ों के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सिर्फ क्लास पढ़ाया करते थे टीचर हमारे दौर में, टेस्टिंग टूस्टिंग का भी सिस्टम नहीं हुआ करता था। फिर वैल्यू ऐड करना शुरू कर दी, भाई अब क्या होगा, अब हम टेस्ट भी लिया करेंगे, फिर मजीद वैल्यू ऐड के अब हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप का दौर आ गया, हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपकी लगातार हर वक्त क्यूरीज का जवाब देंगे। ये वैल्यू एडिशंस है जो आपको बताई जाती है कि टीचर 24/7 अवेलेबल है। भाई अवेलेबल है तो हम क्या करें सर, हम तो क्लास में भी नहीं आते। कहता है कि सेट हाई लेवल, आज पढ़ क्या रहे हो बोला, स्टडी लेवल क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, ये विजन एंड गोल्स और किस तरह। कहता है कि सेट हाई लेवल्स गोल्स सच एज इंप्रूविंग डाटा क्वालिटी, ये मेरे बच्चे गोल सेट करेंगे कि आगे हमने डाटा को, उसकी जो क्वालिटी उसको इंप्रूव करना है। और डाटा क्वालिटी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कंसिस्टेंट हो, रेलिवेंट हो, कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, वो सारी बातें आप देख कर आए हो। पहले दौर में शायद इस तरह की इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया करते थे, डाटा पड़ा हुआ तो इनकम्प्लीट है। जैसे हमारे पास बड़ा सारा डाटा पड़ा हुआ, वो इनकम्प्लीट है, उसमें एरर्स हैं और इस तरह के मसले। इंश्योरिंग कंप्लायंस कानूनी और इनेबलिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, वही बात कि डाटा की बेस पे हम फैसला करना चाह रहे हैं। कहता है एग्जांपल, ए कंपनी माइट सेट ए गोल टू बिकम ए डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बाय लेवरेजिंग एनालिटिक्स फॉर कंपेटिटिव एडवांटेज। वो चाहते हैं कि अगर हम कंपेटिटर को compete करना चाह रहे हैं ना, तो हम फैसले अंदाजों की बेस पे नहीं लगाएंगे, बल्कि कैसे लगाएंगे, डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, यानी कि डाटा की बेस पे फैसले करेंगे। तब आप अच्छे तरीके से compete कर सकते हो उनके साथ। अंदाजे लगाओगे तो नुकसान होंगे। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट टाइम जब एजुकेशन स्कीम चेंज हुई थी, तो एक टीचर था जो चाहता था कि शायद हमें ज्वाइन कर ले, लेकिन एज ए पार्टनर, या वो चाहता था कि आप मुझे पर मंथ पे करो, लेकिन वो पे करो तकरीबन कोई 12 लाख रुपया पर मंथ। अब मेरे बच्चे, हमारे पास डाटा नहीं था कि वो पिछले कॉलेज को कितना कमा के दे रहा है। अगर हमारे पास डाटा हो तो हम फैसला कर लें, लेकिन अगली बात ये भी दिमाग में आती है कि भैया ये 12 लाख अगर हमसे चार्ज कर रहा है तो पिछला कॉलेज इसको क्यों जाने देगा, अगर वहां पे बहुत ज्यादा कमा के दे रहा है उसको। तो देखो, अंदाजा लगाना था हमने, इतने साल हो गए यहाँ पे, 20 साल हो गए मुझे इस मार्केट में, इस तरह की डिसीजन मेकिंग में या जो भी, 20 साल वाकई जेनुअल प्रैक्टिकली, स्टूडेंट के अलावा, क्योंकि 2007-8 में शुरू किया था, चलो 18 साल कर लो भैया 18 कर, तो जबकि ये सारा कुछ करना कराना शुरू किया। अब हमने कहा कि दोस्त साहब सारे बैठे कि भाई क्या करें, हैं? अब अंदाजा लगाना है ना, इसको रखें या ना रखें, फिर 12 लाख रुपया थोड़ा थोड़ी है? और इतना कमा भी सकेंगे कि नहीं उससे, ये भी तो अंदाजा लगाएंगे कि कितने स्टूडेंट अभी पास्ट में हैं और आगे कितनी तो है इसके आने की। हमने सबने उसका जो निचोड़ निकाला ना, वो निकाला कि 3 लाख से ज्यादा हम ऊपर नहीं दे सकते, जितना हम इनसे कमा सकते हैं उसी लिहाज से पे करेंगे ना, हम इनको 3 लाख से ज्यादा पे नहीं कर सकते। एक कॉलेज ने जज्बाती फैसला करके उनको रख लिया 12। 6 महीने में बेचारा कॉलेज आगे आगे, टीचर पीछे पीछे, हैं कि पाजी मैंने सैलरी दो। और अगले 6 महीने तरले मिन्नत करके निकाले और साल बाद वो कॉलेज छोड़ दिए। कहने का मतलब कि भैया जब फैसला करना है ना, आपने सोच समझ के फैसला कर, कि जो फैसला करोगे उसके फायदे भी होंगे। देखो अंदाजा था ना, वो कह रहा था पिछले कॉलेज में इतना कमा के दे रहा हूं, भाई आगे भी उतना आएगा कि नहीं, सिचुएशन तो देख लो, ये फर्जी सिचुएशन है, आर्जी है, आगे चेंज हो जाएगी। जैसे जस्ट एग्जांपल, चले मैं ऑन द रिकॉर्ड थोड़ी सी बात करूं, जैसे रिजल्ट आएगा 2-3 सब्जेक्ट्स में बहुत बच्चा आने के चांसेस है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ना करेगा आए, लेकिन फिर भी जैसे DSR है, इसमें बहुत बच्चा आएगा पोस्ट ग्रेड, क्योंकि सब बच्चों ने कर करा के ना, जैसे मर्जी था अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ग्रुप पे पूरा दिया हो, ताकि मुझे DSR से मेरी जान छूट जाए। भैया हाई कैप का रिजल्ट 100% से थोड़ी आना है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, जो बच्चा जिसका ग्रुप A का कोई पेपर आ गया, पक्की बात है DSR तो उसके गले पड़ना ही पड़ना। जब DSR उसके गले पड़ेगा तो पक्की बात है उसने पढ़ना ही पढ़ना है। और ये थोड़ी है कि इसके लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हैं वहां से कर ले। तो कहने का मतलब यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने टीचर्स का थोड़ा सा टाइम बचा के रखें। तो मैंने इस दफा ऑर्डर नहीं पढ़ाया,
मैंने पोस्ट डल के लिए अपना DSR का टाइम बचा के रखा। डिसीजन मेकिंग है ना बेटा, उसमें हम कमाते 1.5 लाख 2 लाख, यहाँ पे हम कुछ और कमा सकते हैं। तो इस तरह ये फैसले किए जाते हैं या हैं। कि लागे बदे बेचारे मजबूर बच्चे होंगे, किस चीज की ट्रीट। ले बेटा, बड़ी सारी एग्जांपल, ये जितने अल्फाज ऊपर बोले हैं ना, ये जितने अल्फाज ऊपर बोले थे कि ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे लिखा है डाटा ड्रिवन डिसीजंस? second last line के end become a data driven organization. Example हाँ ये तो ये सबकी एग्जांपल आगे दे रखी है। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, स्ट्रेटेजिक लेवल कैसे कर सकता है, डाटा ड्रिवन डिसीजन कैसे कर सकता है, इनोवेशन कैसे कर सकता है डाटा के थ्रू, रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे करेगा, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकता है स्ट्रेटेजिक लेवल, सबकी एग्जांपल हैं और कॉलेजेस के लिहाज से भी हैं। तो आप इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा। ले बेटा, हम पढ़ क्या रहे हैं बोला कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल है वो उसके क्या रोल्स होते हैं, वो करता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि विजन और गोल्स होते हैं उसके भैया। अब दूसरा मेरे बच्चे इसका क्या रोल होता है, डेवलपिंग डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज। जब डाटा गवर्नेंस की बात आई ना, याद है पीछे हम पढ़ के आए थे, डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पढ़ के आए थे, तो वही था ना, 3 उसमें पिलर थे और आगे उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। तो आपके दिमाग में सारा फ्रेमवर्क आना चाहिए। वो सारा फ्रेमवर्क मेरे बच्चे, उसकी पॉलिसी सेट करना किसका काम है, स्ट्रेटेजिक लेवल का। कहता क्रिएट पॉलिसी दैट डिफाइन हाउ डाटा विल बी मैनेज, एक्सेस एंड प्रोटेक्टेड। यानी कि कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे एक्सेस किया जाएगा, इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना। ये करना इनका काम नहीं है, पॉलिसीज बनाना। जस्ट एग्जांपल, डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी कहता कैसे बना सकते हैं। कहता कि जैसे डिफाइन हाउ डाटा इज कलेक्टेड स्टोर्ड एंड रिटेन्ड, जैसे प्रोडक्शन डाटा स्टोर्ड 10 साल देन आर्काइव्ड। कहता कि जो प्रोडक्शन डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी बना दी कि जो प्रोडक्शन का डाटा होगा वो 10 सालों तक हम रिटेन करके रखा करेंगे, उसके बाद भी हमने शायद उसको डिस्कार्ड नहीं करना, फिर कहां पे फेंक देंगे उसको, आर्काइव। डिस्कार्ड फिर भी नहीं कर रहे उसको। तो ये क्या है, हमारी एक डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये किसने सेट की होगी, स्ट्रेटेजिक लेवल। इसी तरह नेक्स्ट क्या था, एक्सेस डाटा के ओनली मैनेजर्स कैन एक्सेस एफिशिएंसी रिपोर्ट्स। जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं डिपार्टमेंट्स लेवल के, उसको कौन एक्सेस कर सकता है, इस तरह के। इसी तरह कहता है कि डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी कौन होगा, इनक्रिप्ट ऑल ईआरपी सिस्टम डाटा। इनके फायरवॉल लगाओ, इनक्रिप्ट करो, या जो भी है सादा अल्फाज में कि डाटा को सिक्योर कैसे करना है, इसकी पॉलिसी कौन बनाएगा, ये उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। वो जैसे बड़े लेवल में कहा कि भाई हमें गालियां हमारे तक नहीं पहुंचनी चाहिए सोशल मीडिया पे, उन्होंने डिसाइड कर दिया, पॉलिसी बना दी कि सोशल मीडिया पे कोई बंदा गाली शाली ना, इसके लिए बंदोबस्त करें। तो बंदोबस्त करने शुरू किए, फिर उसके या इसके लिए कानून साजी भी करें और बंदोबस्त भी करें, 2 चीजें कह दी उन्होंने। उसके लिए कानून साजी टेक्निकल लेवल ने की, पीका ऑर्डिनेंस बना दिया उन्होंने कि जो बंदा इस तरह की हरकत करेगा उसको उसको गायब भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद मेरे बच्चे फायरवॉल लगाई, अरबों रुपया लगाया हमने उसके ऊपर, ताकि इस तरह का कोई भी मवाद सोशल मीडिया पे ना आए जो हमारे अदारों को, या अदारे के लफ्ज में गलत बोल दिया, हमारे बड़ों को पसंद ना हो। तो ये मेरे बच्चे क्या है, डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। खैर कहता कि एग्जांपल पॉलिसीज माइट इंक्लूड डाटा प्राइवेसी रेगुलेशन क्या होंगे, डाटा रिटेंशन शेड्यूल्स क्या होंगे, डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या सेट करने हैं हमने, डाटा सिक्योरिटी हम पहले के पासवर्ड पॉलिसी क्या होगी, फायरवॉल के मामला क्या होंगे, फिजिकल किसको एक्सेस देनी है किसको नहीं देनी है, कौन एक्सेस कर सकता है डाटा को, कौन सा डाटा ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, इस तरह के सारे मामला। पढ़ क्या रहे हो बोला, रोल्स पढ़ रहे हो आप स्ट्रेटेजिक लेवल के। तो सबसे पहला रोल विजन्स और गोल्स का, दूसरा रोल क्या था कि डेवलप करते हैं डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज, ये याद करनी है आपने इसी तरह। और तीसरा रोल मेरे बच्चे क्या है, अलाइनिंग विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो हमारा डाटा पड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारे ऑब्जेक्टिव से अलाइन करता हो, हमारे मकासद से मैच करता हो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा हमने डाटा रखा हुआ 5 सालों तक, जबकि हमारा कोर्स है 10 साल का। तो भैया ये तो हमारे मकासद से अलाइन ही नहीं है डाटा, ये जो पॉलिसी हमने बनाई है। तो पॉलिसी और हमारा जो मकसद है, ये दोनों आपस में क्या करें, यानी कि डाटा पॉलिसी और मकासद ये दोनों अलाइन करें। कह रहे कि ये नीचे एग्जांपल भी उसमें बाद में देख लेते हैं। कहते हैं इंश्योर दैट डाटा गवर्नेंस इनिशिएटिव सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशंस मिशंस विजन्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। यानी कि जो बड़ों ने सोचा हुआ है हमारा डाटा उस चीज को सपोर्ट करे, ऐसे डाटा रखना है आप। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि डाटा ड्रिवन फैसले करने हैं, ये टॉप लेवल सोच रहे हैं कि 2030 तक हमारे सारे फैसले डाटा ड्रिवन होने चाहिए। और डाटा माशाल्लाह हम उसको रख ही नहीं रहे, रख रहे हैं वो कंप्लीट ही नहीं है, या रख रहे हैं वो एक्यूरेट ही नहीं है। तो ये चीजें मेरे बच्चे कहता है कि इफ द बिजनेस एम टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स, डाटा गवर्नेंस माइट फोकस ऑन इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट कस्टमर डाटा अक्रॉस रीजन्स। अब जस्ट एग्जांपल, जैसे था ना कि जाके इस्लामाबाद में कॉलेज खोल दो, लेकिन उसके लिए हमारे पास फैसला करने के लिए कुछ डाटा भी तो होना चाहिए ना।
जिसकी बेस पे हम फैसला कर सकें वहाँ पे कितना का बच्चा जो फिजिकल पढ़ता है। पता चला भैया वहाँ पे तो बहुत ना होने के बराबर है जो बच्चा फिजिकल पढ़ता है, बाकी तो सारे इधर उधर कराची से या लाहौर से पढ़ लेते हैं ऑनलाइन। तो भाई हम पागल हैं वहाँ पे जाके इतना बड़ा वो कास्ट लगा दें। तो कहने का अब एग्जाम्पल देखिएगा, ये खुद इसको भी रीड कर लीजिएगा। कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कहता है द कंपनीज मिशन इज टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली। वो कहते हैं कि एक कंपनी कोई चीज़ें बना के बेच रही है, वो कहते हैं कि हम जो भी चीज़ बना के बेचें हम क्या करें उसको उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो ना जो ब्रांड बने हैं आज के दौर में, चीज़ें तो सारे उसी तरह की बना के बेच रहे थे, लेकिन वो ब्रांड कैसे बन गए? बेटा उनकी क्वालिटी बाकियों से क्या थी, वो डिफरेंट थी। अब क्वालिटी खुद ब खुद इंप्रूव हो गई थी उनकी ना ना है। उन्होंने बड़ा सारा डाटा इकट्ठा किया, कहीं पे कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट्स आती थी उनको इकट्ठा करते थे, क्या वजह है इसने हमारी इस प्रोडक्ट को मान लो कि किस वजह से उसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू दिया है, या कोई भी उसके मान लो कि उसके लिहाज से ये कस्टमर इसको क्यों नापसंद कर रहे हैं, वो सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद क्वालिटी को इंप्रूव करते गए। कह रहा कि इस डाटा गवर्नेंस इनिशिएटिव इंश्योर दैट machines performance and defect data are captured accurately and used to reduce waste and improve quality। अब देखो कोई चीज़ हम बना के बेच रहे हैं, और जैसे मैंने याद है आपको एक यूके की एग्जांपल दी थी, वो कप जो मैन्युफैक्चर हुआ था वही उसी में खराबी थी, जिससे वो जो वो कॉफ़ी शॉफी थी वो स्वेटर पे गिरी और ख़राब हो गया और वक्त पै गया कंपनी को, और उन्हें वो जितना स्टॉक पड़ा हुआ था कपों का वो सारे का सारा डिस्कार्ड करना पड़ा। तो कप जो तो मशीन से बने होंगे ना, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है उसको बना रही है वही खराब है, तो उसको आपने क्या करना है, बेहतर करना है। डायरेक्टली सपोर्टिंग द मिशन, जाहिर बात है कि मेरे बच्चे अगर वो क्वालिटी इंप्रूव करेंगे उसकी, तो वो जो हमारा मिशन है ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का, ये खाली यही नहीं कि उसके लिए मटेरियल अच्छा हो, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी कि याद है ना वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला मामला, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शायद जानते हैं, मटेरियल खरीदने से लेकर कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको संभाल कर कस्टमर तक पहुंचाने तक जितना बंदोबस्त है, इस सब में क्वालिटी को मद्देनजर रखना होगा। यानी कि मटीरियल खराब खरीदा तो चीज़ भी खराब बनेगी, मटीरियल अच्छा खरीद लिया लाने में खराब कर लिया, उसको रखने में हैंडल करने में स्टोर में खराब कर लिया आपने, तो ये सारे मामला मेरे बच्चे ये पढ़ लीजिएगा। बेटा एस्टैब्लिश गवर्नेंस फ्रेमवर्क पढ़ क्या रहे हो बोला? स्ट्रेटेजिक लेवल रोल्स। कहता है कि डेवलप फ्रेमवर्क दैट आउटलाइन, अब फ्रेमवर्क का तो आपको समझ आ गया ना, संचार ढांचा स्ट्रक्चर। कहता है कि डेवलप फ्रेमवर्क दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डाटा गवर्नेंस। यानी कि डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड, डाटा गवर्नेंस मतलब डाटा को सारा क्रिएशन से लेकर आखिर तक उसके सारा बंदोबस्त करने के लिए इन्होंने क्या करना, उसका स्ट्रक्चर तय करना। स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे डाटा गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, सबसे ऊपर शेयर होल्डर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, फिर उसके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर वर्कर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। कहता है यहाँ पे भी डेवलप फ्रेमवर्क दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डाटा गवर्नेंस। अन्य वाली डाटा गवर्नेंस होनी, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर बने। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं उसने, द कंपनी फॉर्म्स ए डाटा गवर्नेंस कमेटी विद मेंबर्स फ्रॉम प्रोडक्शन, क्वालिटी एंड आईटी डिपार्टमेंट्स। कहता आप क्या ऐसा करो, डाटा गवर्नेंस की एक कमेटी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे डाटा के लिए, और वो कोई एक डिपार्टमेंट के लोग ना हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग पकड़े, उनकी कमेटी बना दे। भाई आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा के स्ट्रक्चर के मामला सारे आप देंगे, यानी कि डाटा के लिए आप जिम्मेदार हैं, अजीम कर लो। फिर उनको रोल्स भी दें, जैसे रोल कौन से होंगे, डाटा ओनर कौन होगा, पता होना चाहिए कौन कौन लोग यहाँ पे डाटा ओनर्स हैं, कौन लोग डाटा स्टीवर्ड हैं, और कौन लोग डाटा कस्टोडियन हैं, ये पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड वो बनाएंगे। और आखिर पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कहता है डिफाइन हो मशीन परफॉर्मेंस डाटा इज रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे कैप्चर किया जाएगा, कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे एक्सेस दी जाएगी, ये सारा मेरे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे रिलेटेड भी तय। तो एस्टेब्लिशिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क में अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि डेवलप फ्रेमवर्क्स, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट आउटलाइन द स्ट्रक्चर के डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन किसकी क्या जिम्मेदारी हो, किसके क्या रोल्स होंगे और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिंग एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे हमारे बड़े सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, जिस डिपार्टमेंट को सबसे कम पैसा मिल रहा हो वो सबसे बेचारा बुरा परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको खर्चा ज़्यादा मिल रहा होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे ना, जब बड़े होंगे इंशाल्लाह, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन के कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स को पैसे की जरूरत होती है, और वो कहाँ से जा रहा होगा, आपके डिपार्टमेंट से। जब आप देखोगे ना कि आपका डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पेमेंट किसको कर रहा है, तो आपको लग पता जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा आपका जा रहा है मार्केटिंग वालों को। एक ऐसी 7 कंपनी होगी जो सेम काम करती है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा पैसा रिसर्च में जा रहा है। हर चीज की एक अपनी अहमियत है, रिसर्च कर लो, जितनी मर्जी रिसर्च करके जितनी मर्जी अच्छी चीज बना लो, जब तक मार्केट नहीं करोगे वो बिकेगी नहीं, फायदा। हाँ, फिर अगली चीज भी ध्यान में रखनी है, अगर आपकी चीज में कोई क्वालिटी नहीं होगी, रिसर्च करके आपने क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, आप जितनी मर्जी मार्केट कर लो, तो उसके साथ वही होगा जो ओए होए के साथ हुआ है। यानी कि ले से
कितनी भारी किस्म की हमने उसकी मार्केटिंग, ओए होए वो था ना कंपेटिटर लेस का, इतनी मार्केटिंग की उसकी, आपकी सोच है, हर जगह पे आपको वही नजर आता था, पूरे लाहौर में या बाकी उसमें। लेकिन आया और गया, क्वालिटी नहीं थी, लेस के मुकाबले पड़ा हुआ, लोग फिर भी यही कहते थे भैया हमें ये नहीं चाहिए, लेस चाहिए। उसमें जायका ही नहीं था वो, उसने उस पर काम नहीं किया और माशाल्लाह सारा मार्केटिंग पे कर दिया। कहने का मतलब ये जो डाटा गवर्नेंस है हमारा, ये जो अभी हम पीछे बना के आए हैं कि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर होगा, रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ये कमेटी शमेटी बनाई है, ये क्या बगैर पैसे के काम करेगी? इनको भी तो पैसा चाहिए होगा ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारी कंपनी के बड़े हैं वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर भी पैसा लगाएं, इनको भी फंडिंग दें ताकि ये अपने काम कर सके। मुझे नहीं, इसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि हमारा जो आई कैप का प्रेसिडेंट था एक पास्ट, वो उसका सीईओ था। इतना बचपन नहीं है ये, थोड़े से सालों में हाँ। तो हमारे आई कैप का प्रेसिडेंट उसका सीईओ था, और नाम देखो प्रोडक्ट का क्या रखा हुआ है, ओए होए। और मुझे शर्म आती है कि हमारा जो प्रेसिडेंट था वो उसका सीईओ था, उसको ये नहीं पता चला मार्केट में इस तरह की चीजें लोग खरीदेंगे किस नाम से। हाँ, उनको ओए होए दे दे, शर्म आएगी उसको ये नाम लेते हुए। लेकिन भारत, उसको रखते हुए शर्म नहीं आई, तो किसी को लेते हुए क्या शर्म आनी थी? खैर, तो इसीलिए तो रुल गया मेरे बच्चों। लोग उसको भी लेस क्या के खरीदते थे, अगर क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कोक और पेप्सी की तरह रखा उसको। ये ऐसे समझ रहे थे कि जैसे कोक के मुकाबले में पेप्सी, या पेप्सी के मुकाबले में कोक है ना, हम लेस के मुकाबले में हम हैं। जिस दुकान के ऊपर ओए हुए पड़ा था वहां पे लेज उठवा दिया, इतना हैवी काम किया उन्होंने, रैक शैक्स दिए, सारा कुछ दिया उनको मटीरियल। तो वहां पे लोग जाके कहते थे भैया उसको भी अगर लेना होता तो लेज का नाम लेकर कहते थे, लेज दे दो, ये ओए होए क्या बोलेगा। वापस आओ, कहता कि इंगेज सीनियर लीडरशिप टू चैंपियन डाटा गवर्नेंस इनिशिएटिव्स एंड सिक्योर द नेसेसरी रिसोर्सेज। यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको जिम्मेदारी दे दो, भैया तूने ये डाटा से रिलेटेड जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, इससे जो डाटा गवर्नेंस के वो आपने लेने हैं, लेकिन साथ क्या करो, उनको रिसोर्सेज भी दो। और रिसोर्सेज यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? मोस्टली पैसे की। कहता था सीईओ सीएफओ माइट स्पॉन्सर ए डाटा गवर्नेंस प्रोग्राम, यानी कि इनको ये वो लोग हैं जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इनको कहो कि जब डाटा गवर्नेंस वाले आपके पास आए ना, उनको भी डाटा पैसा दे देना बेचारों है, उन्होंने कोई सर्वर कोई अरेंज करना होगा जहां पे, या उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा, है डाटा को कैप्चर रिटेन करने के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा, तो एक्सेस कोई वो लगानी होगी, तो भाई उनको भी पैसा दे दें। ये दुआओं से नहीं काम चलना, ये पैसे से चलेगा, ये भी सारी बात है। तो ये नीचे उसके एग्जांपल दे रखे हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। यानी कि इस सारे टॉपिक का मतलब क्या है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी होगी डाटा गवर्नेंस की, उनको क्या चाहिए होंगे? फंड्स भी चाहिए। और ये जो कंपनी के बड़े हैं, सीईओ सीएफओ टाइप के ये लोग जिनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, ये उनको भी पैसा दें। इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ द स्ट्रेटेजिक लेवल, ये जनरल बात अब कर रहा है, ये पेपर में ज्यादा पूछेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल होगा क्या डाटा से रिलेटेड? पहला पहला उसकी जो छोटी सी 3-4 लाइनों के दिया हुआ, उसके बाद में बच्चे उसके रोल्स पूछेगा, डेफिनेटली इसी तरह सवाल बनाएगा आपसे, और एग्जाम्पल भी पूछेगा। जहां पे एग्जाम्पल दे रखी है, हमने डिस्कस किया था कि आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर वो लाजमी तौर पे एक आधी एग्जाम्पल भी पूछेगा, साथ के एग्जाम्पल भी दो। और तो एग्जाम्पल सबकी दे रखी है उसने, और उसके बाद मेरे अच्छे लहदा सवाल बना देगा कि इंपॉर्टेंस बताएं स्ट्रेटेजिक लेवल की डाटा से रिलेटेड। तो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइड्स ए क्लियर डायरेक्शन फॉर डाटा गवर्नेंस एफर्ट्स, यानी कि डाटा को, इसकी गवर्नेंस से रिलेटेड जो हमारी कोशिशें हैं उसको सही क्लियर डायरेक्शन देंगे कि डाटा कैसे, हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कितने सालों तक हमने संभालना है, जो भी है मामला सिक्योर रखना है, उसकी पॉलिसी कौन, इसकी एग्जांपल आगे दे रखी है मेरे बच्चे। कहता है कि जैसे सेट से डाटा, ए बैंक सेट डाटा गवर्नेंस गोल्स टू इंश्योर 100% एक्यूरेसी इन कस्टमर नो योर कस्टमर डाटा बाय 2026। यानी कि यहाँ पे होता है ना कि बैंक के अंदर लोग आते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, पैसा रख के उसका जो भी ट्रांसफर सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बैंक को उस बंदे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती नहीं। तो इसलिए ये रूल होता है KYC का कि नो योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए। कल अगर कोई बैंक, मान लो कि एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है बैंक के जरिए, और बैंक कहेगा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं, इस बंदे के बारे में। यानी कि यहाँ पे CFE में खुदा ना खासा एक बच्चा चर्च का कारोबार कर रहा हो, हमारा स्टूडेंट हो, कई सालों से हमें पता ही नहीं उसके बारे में कि ये चर्च ही है या चर्च का कारोबार करता है यहीं पे। तो कहता है कि आपका जो भी कस्टमर हो, आप उसके बारे में जानते हैं कि वो कौन है। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे ये पॉलिसी ये बनाई होगी, प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन फॉर द डाटा गवर्नेंस एफर्ट्स। इसी तरह कहता है कि यूनिवर्सिटी डिफाइंस ए रोड मैप टू सेंट्रलाइज आल स्टूडेंट्स डाटा इनटू वन यूनिफॉर्म सिस्टम। जो भी कहता है इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन डाटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो डाटा मैनेजमेंट है आपकी, जो प्रैक्टिसेस, कैसे डाटा क्रिएट करना है, कैसे रखना है, कितने सालों तक संभालना है, जो भी है, और जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन दोनों में आपस में मुवाफकत होनी चाहिए, यानी कि मैच करने चाहिए। जैसे कह रहा है कि ए रिटेल चेन अलाइंस इट्स डाटा मैनेजमेंट विद द गोल ऑफ एनहेंसिंग कस्टमर लॉयल्टी। हम चाहते हैं हमारा कस्टमर हमसे लॉयल रहे,
भाई कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा कस्टमर है जो आपसे लगातार चीजें खरीदता है, और इसको किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करोगे ताकि वो आपसे लॉयल रहे। होता है कि बंदा कुछ खास चीज हमसे बार बार चीजें खरीदता है, हम उससे रिलेटेड उसको कोई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें। जैसे अभी आते हैं ना पीपी और एमएस ऑफिस बच्चे, वो कहते हैं कि सर हमें पीपी और एमएस ऑफिस जो ऑलरेडी बड़ी मुनासिब फीस है उसको उसमें मजीद डिस्काउंट कर दो। हम उनसे एक सवाल करते हैं, आप बताओ आप सीएफई के स्टूडेंट हो? वो कहते हैं नहीं सर, फिर हम उसको डिस्काउंट नहीं देते, दे देते हैं, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लेकिन जो बच्चा यहाँ का सीएफई का है उसको पूछे अच्छा तुम सीएफई, वो कहता है जी सर बिल्कुल, आप तब से कंफर्म कर लिया, फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। इससे वो क्या होगा, खुश होगा, देखो मुझे सीएफई का होने की वजह से फायदा हुआ, उसकी लॉयल्टी कम होगी या बढ़ेगी? और बढ़ेगी। हाँ, बाहर वाला बच्चा आके ये कहता है कि सर इस दफा फिर मुझे क्या पता था यहाँ पे भी पढ़ाई होती, अगली दफा जो भी बच्चा होगा मैं यहाँ पे रेफर करूंगा, फिर हम उसको भी डिस्काउंट दे देते हैं। समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। जैसे कहता है कि हॉस्पिटल है, उसका मकसद क्या होता है कि जो पेशेंट की जो केयर है उसकी क्वालिटी को मजीद इंप्रूव करें। यानी कि यहाँ पे जो मरीज हैं अपना जो भी वक्त हो वो बेहतर तरीके से गुजारें, अल्लाह माफ करे, तो वो पेशेंट केयर क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई उसके लिए फिर वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि अलाइंस डाटा पॉलिसीज विद द गोल ऑफ इंप्रूविंग पेशेंट केयर क्वालिटी। अब देखो ये भी तो, अगर किसी का डाटा पेशेंट का किसी के हाथ में हो, या आपने पेशेंट की केयर तो नहीं ना की है, तो डाटा को सिक्योर रखना ये भी उसके लिए है, ये भी केयर का हिस्सा ही है। खैर जाहिर बात, उसको रूम शूम दे देते हैं। कहते हैं एस्टेब्लिश फाउंडेशन, जो बार बार आता है उनका पक्का कस्टमर अल्लाह माफ करे। कहता है कि एस्टेब्लिश फाउंडेशन फॉर प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। सारी बात है, ये मेरे बच्चे बुनियाद प्रोवाइड करते हैं उनके कामों के, कौन से जो इनके टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल है ये उनके लिए बुनियाद बनते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक टीम डिफाइंस डाटा रिटेंशन पॉलिसी की फाइनेंशियल डाटा फॉर 7 साल। अब वो बाकी लोग क्या करेंगे, इसके लिए बंदोबस्त करना शुरू कर देंगे। यानी कि डाटा रिटेन करके रखना है, उसकी बेस किसने प्रोवाइड कर दी है, स्ट्रेटेजिक ने, कितने सालों तक, 7। अब कैसे रखना है फिर आगे वो सारे फैसले करेंगे। कहता है कि डाटा गवर्नेंस काउंसिल सेट स्टैंडर्ड फॉर डाटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, फिर वो उसी मुताबिक जो स्टैंडर्ड सेट कर देंगे उसके मुताबिक ये सारे जो बाकी डिपार्टमेंट है वो काम करेंगे। तो ये मेरे बच्चे आज का हमारा थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन जितना पढ़े मैं कह रहा हूँ कि ये डाटा वाला एरिया वैसे ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ एरियाज इसके जनरल हैं, कुछ एरिया समझने वाले, जैसे ये थोड़ा सा समझने वाला था, आगे कुछ ऐसे आएंगे जो जनरल होंगे, वो हम स्पीड से भी कवर कर सकते हैं। जैसे आज हमारी बेस बन गई, अगले जो 2 लेवल्स होंगे ना वो एम ही फड़का देंगे आप, यानी कि कल इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ अगले दोनों लेवल कवर हो जाएंगे। तो ये जरा थोड़ी सी मजबूरी है मेरे बच्चे, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा समझ के, कोई पीछे नहीं पड़ा हुआ है, रट्टा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आज कल का, आज का जो भी होगा, कल का भी जो लेक्चर होगा वो मैं आज ही आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अब मेरे बच्चे आपका अगला जो टेस्ट है, हर चैप्टर के आपके 4 टेस्ट हैं, ये तो आपको पता है। जो चैप्टर नंबर 1 था उसके 2 टेस्ट हो गए होंगे, दोनों नॉलेज बेस्ड, सॉरी आपके 3 हो गए होंगे, मैं वो बीलो को देख रहा था, दिमाग में बीलो आ गया, तो उसके 2 हुए थे। खैर दोनों नॉलेज बेस्ड, आपके 3 टेस्ट हो गए होंगे चैप्टर नंबर 1 के, और एक एप्लीकेशन बेस्ड और 2 नॉलेज बेस्ड। जो सब्जेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड वो आपका रहता है। तो थर्सडे को मेरे बच्चे आपका चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड इंशाल्लाह टेस्ट होगा, और क्लास के फौरन बाद। इसी तरह ये वैसे नहीं आप आएंगे उसको कलेक्ट करेंगे, क्लास जैसे ही खत्म होगी यहीं पे टेस्ट आ जाएगा, और थर्सडे को आपने इसका सब्जेक्टिव और एप्लीकेशन बेस्ड है, वो देख लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2 टेस्ट हो जाएंगे, फिर क्या हुआ। जुमे को नहीं मैं रखूंगा टेस्ट, नहीं होगा तो हो सकता है जुमे रात को 2 टेस्ट देंगे आप, बीएलडी का भी, और या उसका बीएलडी का तो हम जुमे को भी रख सकते हैं, क्योंकि उसकी क्लास जुमे से पहले होती है, जो क्लास जुमे से बाद होती है ना बच्चे गायब हो जाते हैं, वही है।